नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गुजरात में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर और सोलन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने सेना में 10 साल की सेवा कर चुके जूनियर कमीशन अधिकारियों को आनुपातिक पेंशन के प्रावधानों का लाभ दिया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 28 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में $6 अरब 56 करोड़ बढ़कर $531 अरब से अधिक हुआ। गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली अगले वर्ष 8 जनवरी से इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। और FIH प्रो लीग हॉकी में कल भुवनेश्वर में भारत ने न्यूजीलैंड को 7-4 से पराजित किया। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। प्रथम चरण में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर मतदान होगा। राज्य में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराए जा रहे हैं। दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 दिसंबर को होगी। गुजरात के मुख्य चुनाव अधिकारी पी भारती ने गांधीनगर में संवाददाताओं को बताया कि इन चुनाव में मतदाताओं की संख्या में 7 लाख की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान के लिए 26,000 केंद्रों की वेबकास्टिंग कराई जाएगी। सुश्री भारती ने बताया कि राज्य में आचार संहिता लागू है और कोई भी नागरिक किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत सी विजिल ऐप पर कर सकता है। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर लोगों की सुविधा के लिए अनेक नई शुरुआत की गई हैं। पोलिंग स्टेशन पर अलग अलग प्रकार का इनिशिएटिव्स लिया है। वन इज वुमेन मैन्ड पोलिंग स्टेशन, सेकंड PWD मैन्ड पोलिंग स्टेशन, इसमें PWD दिव्यांग पोलिंग स्टाफ रहेंगे, यंग मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन, इसमें यूथ रहेंगे। एक डिस्ट्रिक्ट में एक पोलिंग स्टेशन हमने सेलेक्ट किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में सभी राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेज कर दी है। भाजपा आज राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक के अंतिम दिन शेष 77 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेगी, जिसके बाद अंतिम सूचियां बीजेपी संसदीय बोर्ड की मंजूरी के लिए रखी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने कल देर रात 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने अहमदाबाद के घाटलोडिया निर्वाचन क्षेत्र के लिए राज्यसभा के मौजूदा सांसद अमी याग्निक को अपना उम्मीदवार बनाया है। वर्तमान में सीएम भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया के विधायक है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने कल ईसुदान गढ़वी को पार्टी का सीएम उम्मीदवार घोषित किया है। इस घोषणा के बाद आपके वरिष्ठ नेता इंद्रदिल राज्यगुरु ने पार्टी छोड़ दी है और वे कांग्रेस पार्टी में फिर से शामिल हुए हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार में केवल 5 दिन शेष हैं। राज्य में प्रचार अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक और नेता जनसभाएं तथा रोड शो कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंडी संसदीय क्षेत्र के सुंदरनगर और फिर सोलन जिले के थोड़ो मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। एक तरफ भाजपा अपनी डबल इंजन सरकार द्वारा राज्य में किए गए विकास कार्यों से अपने मिशन रिपीट से हिमाचल में इतिहास रचने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि लोगों ने भाजपा सरकार बदलने का मन बना लिया, क्योंकि राज्य सरकार की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसके नाम पर वे वोट मांग सकें। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। दिल्ली नगर निगम MCD के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। मतगणना 7 दिसंबर को होगी। मतदान कार्यक्रम की घोषणा करते हुए दिल्ली राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने कहा कि निगम के 250 वार्डों के लिए वोट डाले जाएंगे। उन्होंने बताया कि 7 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और 14 नवंबर तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कल नई दिल्ली में सुगम्य चुनाव के लिए देश में दिव्यांग मतदाताओं से संबंधित पहले PWD आइकॉन्स राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की।
कार्यक्रम के दौरान निर्वाचन आयुक्तों ने दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए बनाए गए नए पीडब्ल्यूडी ऐप की शुरूआत की और चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रियाओं और गतिविधियों को सभी के लिए सुलभ बनाने के प्रति वचनबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की 2 दिन की यात्रा के अंतिम दिन आज नामची जिले के प्रसिद्ध 4 धाम मंदिर में दर्शन करेंगे। राष्ट्रपति ने कल शाम गांगटोक में एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आधारभूत अवसंरचना और पर्यटन क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद और मुख्यमंत्री पीएस तमांग भी उपस्थित थे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस परियोजना से सिक्किम का विकास होगा और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम की प्रगति और सतत विकास, जैविक खेती, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करने की सराहना की। राष्ट्रपति आज नामची पहुंचेंगी, जहां वे 4 धाम मंदिर के दर्शन करेंगी। ये सिक्किम का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। वे परिसर में महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के साथ बातचीत भी करेंगी। गंगटोक से साइकत सरकार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। केंद्र सरकार ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता देने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्णित राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद की रूपरेखा तैयार करने का काम सौंपा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि डॉ के राधाकृष्णन समिति के अध्यक्ष होंगे। वे आईआईटी कानपुर के संचालक मंडल और आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। विश्व में भारत की शिक्षा प्रणाली सबसे बड़ी और विविध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है, अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्रालय ने 10 साल की सेवा करने वाले जूनियर कमीशन अधिकारियों को आनुपातिक पेंशन के प्रावधानों का लाभ दिया है। ये लाभ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियुक्त अधिकारियों को मिलेगा। पहले ये प्रावधान केवल कमीशन प्राप्त अधिकारियों तक ही सीमित था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में पूर्व सैनिक विभाग के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। ये प्रावधान उन जूनियर कमीशन अधिकारियों पर लागू होंगे जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 6 मार्च 1985 या उसके बाद अथवा केंद्रीय स्वायत्त निकायों में 31 मार्च 1987 या उसके बाद नियुक्त हुए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 28 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में 6 अरब 56 करोड़ 10 लाख डॉलर बढ़कर 5 खरब 31 अरब 8 करोड़ 10 लाख डॉलर हो गया है। इसी अवधि में विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में भी 5 अरब 77 करोड़ 20 लाख डॉलर की वृद्धि हुई है। गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। ये सम्मेलन अगले वर्ष 8 से 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा।
विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सांसद जेनेटा मैस्करहेंस अगले वर्ष 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का विषय है अमृतकाल में भारत के विकास में विश्वसनीय साझेदार भारतवंशी। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों को आपस में जोड़ने का यह एक अनूठा मंच है। यह दिवस 9 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को देखते हुए वर्ष 2003 में पहले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन प्रवासी भारतीयों के मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा करने और विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान करने वाले प्रवासियों को सम्मानित करने का अवसर प्रदान करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब में अमृतसर में राधा स्वामी सत्संग व्यास जाएंगे। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में राधा स्वामी सत्संग व्यास सामुदायिक सेवा कार्यों में अग्रणी रहा है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण स्तर में सुधार होने तक सभी प्राइमरी स्कूलों को आज से बंद कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार राजधानी में सम विषम योजना लागू करने पर भी विचार कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए त्वरित कार्रवाई की है। अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार। FIH प्रो हॉकी लीग में कल भुवनेश्वर में भारत ने न्यूजीलैंड को 7-4 से हरा दिया। भारतीय टीम ने शुरुआत से ही बढ़त बनाई और दूसरे क्वार्टर तक लगातार 6 गोल किए। भारत 3 मैचों में 6 अंक लेकर अंक तालिका में शीर्ष पर है। उधर जर्मनी में किदाम्बी श्रीकांत ने हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को हराया। महिला डबल्स में ट्रीसा जोली और गायत्री गोपीचंद ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार कक्ष से शशांक कुमार। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा। धन्यवाद विमलेंदु। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता की सुर्खी है सुप्रीम कोर्ट में 10 नवंबर को सुनवाई। दैनिक ट्रिब्यून की टिप्पणी है दिल्ली सरकार के दफ्तर आधे और प्राइमरी स्कूल पूरी तरह बंद। निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर पर हिंदुस्तान का शीर्षक है पेंशन योजना के लिए 15,000 रुपए वेतन की सीमा समाप्त। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना को बहाल किया। जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है वे 6 महीने के भीतर ऐसा कर सकते हैं। लोकसत्ता की खबर है अधिकारियों की तरह जवानों को भी मिलेगी पेंशन। सेना में कम से कम 10 वर्ष की सेवा के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नौकरी पाने वाले जूनियर कमीशन अधिकारी तथा जवानों को भी अब यथानुपात पेंशन का लाभ मिलेगा। दैनिक जागरण की खबर है इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का देश में बढ़ेगा उत्पादन। कोरोना के कारण चीन में बार बार लॉकडाउन से भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ। ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की भारत में उत्पादन संयंत्र लगाने की तैयारी। उधर अमर उजाला की टिप्पणी है एप्पल का चीन को झटका, पेगाट्रॉन अब भारत में बना रही आईफोन 14। भारत सरकार की विदेश कंपनियों को आकर्षित करने की नीतियों का दिखने लगा है असर। नवभारत टाइम्स लिखता है विदेशी मुद्रा भंडार में साल भर की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़ोतरी। 28 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में 6 अरब 56 करोड़ डॉलर बढ़कर ये 531 अरब डॉलर से अधिक हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुजरात में विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर और सोलन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने सेना में 10 साल की सेवा कर चुके जूनियर कमीशन अधिकारियों को आनुपातिक पेंशन के प्रावधानों का लाभ दिया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 28 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में 6 अरब 56 करोड़ डॉलर बढ़कर 531 अरब डॉलर से अधिक हुआ। और गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली अगले वर्ष 8 जनवरी से इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे।
इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।